नमस्कार साथियों। सक्सेस की 92 चैनल पर मैं गणेश कुमार रामनवमी के इस शुभ अवसर पर आप तमाम साथियों का विशेष विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सरकार की बात करेंगे और सरकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार की बात करेंगे। भारत में जब भी शासन की बात होती है तो अधिकतर लोग राम राज्य की मांग करते हैं, लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के आंदोलनों के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे, नहीं, संविधान सभा में जब वो लोग बैठे तो उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को अपने संविधान में जगह दिया और देश में शासन चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। केवल हमारे देश ही नहीं, दुनिया के वे सभी देश जो ब्रिटेन के कॉलोनी थे या फ्रांस के कॉलोनी थे, नहीं, जब यूरोपीय देशों से वो मुक्त हुए, आजाद हुए, तो उनमें से अधिकतर देशों ने क्या किया, लोकतंत्र को अपनाया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता लगातार सरकार से संघर्ष कर रही है। ठीक है, तो लोकतंत्र में सरकार किस प्रकार से शासन करती है कि जनता के बीच लोकतंत्र लोकप्रिय है, लोग उस लोकतांत्रिक सरकार को समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कहीं भी दुनिया में छोटी सी छोटी घटना होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से उसका वीडियो शूट कर लेते हैं और शूट शूट करने के बाद उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर डाल देते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं। तो आखिर आम नागरिक को इतने खुलकर जीने की स्वतंत्रता लोकतंत्र कैसे देता है? लोकतंत्र में जो सरकार है, आखिर जनता से उतनी डरी हुई क्यों होती है? नहीं, इसको भी समझेंगे। ठीक है, हम लोग या आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो हमारी परीक्षा साल में या 6 महीने में एक बार होती है, लेकिन लोकतंत्र की परीक्षा वर्तमान में प्रत्येक रोज प्रत्येक घंटे हो रही है। ठीक है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए वर्तमान में काम करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो है यह जनता की सरकार है। तो इस सरकार को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लोकतांत्रिक सरकार की समझ, और यह टॉपिक उन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है जो स्नातक स्तरीय एग्जाम है, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, इसके साथ साथ दरोगा का एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बिहार के जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, वो दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए सोशल साइंस का जो सिलेबस है, नहीं, वो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पर। तो आज का जो टॉपिक है वह है लोकतांत्रिक सरकार की समझ। नहीं, कि लोकतंत्र में सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसको हम लोग समझेंगे।
ठीक है। लोकतंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, लेकिन वर्तमान में दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय परिभाषा है, वह परिभाषा लोकतंत्र को का दिया है अब्राहम लिंकन साहब ने, जो अमेरिका के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए। ठीक है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन व्यवस्था है। नहीं, कहने का क्या अर्थ है कि लोकतंत्र में, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें शासन जनता अपने ऊपर स्वयं करती है। ठीक है। और लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यह डेमोस और क्रेटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। क्या लिखेंगे इसको? जनता की शक्ति। लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही इस प्रकार से है कि इसमें सबसे ज्यादा शक्ति यदि किसी के पास होती है तो वह जनता है, आम नागरिक है। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो डेमोक्रेसी को कहा जाता है लोकतंत्र। नहीं, लोक का अर्थ हो जाएगा जनता। ठीक है। और तंत्र का अर्थ होता है शासन। नहीं, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन, शासन की वैसी व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जो सरकार काम करती है वह जनता के अनुसार काम करती है, लेकिन विश्व में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में काम करने वाली जो सरकार है, वो सभी देशों में एक समान काम नहीं करता है। वर्तमान में दुनिया के लगभग 150 से भी ज्यादा देशों में लोकतंत्र है, लेकिन सभी देशों में लोकतंत्र एक समान लागू नहीं है, इनमें अंतर है। तो सबसे पहले उन अंतरों को समझेंगे। ठीक है। आइए, तो लोकतंत्र जिसको जनता का शासन कहते हैं, नहीं, अगर वैसे देशों की बात करें जहां की जनसंख्या बहुत ही कम है, नहीं, तो वहां लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है। और उसी कानून के अनुसार अपने ऊपर शासन करते हैं। नहीं, तो ऐसे लोकतंत्र को कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करती है? अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बना लेती है और उसी कानून के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है, प्रतिनिधि के माध्यम से। नहीं, प्रतिनिधि के माध्यम से जनता क्या करती है? अपने ऊपर शासन करती है। तो यहां जो प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, वह जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
प्रतिनिधि यदि शासन का संचालन ठीक से नहीं करता है तो जनता क्या करती है, उसे हटा देती है। ठीक है, तो ऐसे देश के लोकतंत्र को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश इसे बोल सकते हैं। यहां भी सरकार होती है नहीं, स्विट्जरलैंड में भी राष्ट्रपति होता है। यहाँ जो सरकार होती है वह 7 सदस्यीय सरकार होती है, जिसमें राष्ट्रपति का पद भी होता है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति हमारे देश में होता है 5 साल के लिए, वैसा स्विट्जरलैंड में नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह राष्ट्रपति मात्र 1 साल के लिए अपने पद पर रहता है, और 1 साल के अंदर यदि किसी प्रकार का उन्होंने अतिक्रमण किया जनता के ऊपर, तो जनता के पास वहां अधिकार है कि राष्ट्रपति को 1 साल के अंदर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सीधा समझिए, जहां सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होता है, तो ऐसे देश के शासन व्यवस्था को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रत्यक्ष तो लोकतंत्र तो कहते ही हैं, साथ साथ इसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ ऐसे देश हैं, कुछ क्या दुनिया के वैसे देश जहां की आबादी बहुत ज्यादा है। तो जिन देशों की आबादी ज्यादा है, ठीक है, वहां जनता एक साथ एक स्थान पर नहीं बैठ सकती। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारी आबादी कितनी है, हमारे भारत की 140 करोड़ या इससे भी ऊपर जाने वाला है। चाइना की आबादी भी 140 करोड़ से ऊपर। तो इतने लोगों को एक साथ बैठाना और तब कोई निर्णय लेना या कानून बनाना आसान नहीं है। इसलिए विश्व के ऐसे देश जहां की आबादी बहुत अधिक है, वहां जनता क्या करती है, अपने ऊपर शासन करने के लिए मतदान के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधि ही क्या करता है, कानून बना के जनता के ऊपर शासन करता है। तो जिस देश में शासन की ऐसी व्यवस्था है उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करती है, मतदान के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, और यही जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि क्या करता है, सरकार बनाती है, और सरकार बनाकर जनता के ऊपर शासन करता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सरकार होती है वह जनता के प्रति जवाबदेह ना होकर, जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जहां भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां सरकार पर नियंत्रण किसका होता है, जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है उस प्रतिनिधि का नियंत्रण होता है सरकार पर। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यहां जो सरकार होती है इस सरकार का निर्माण सीधा जनता के द्वारा किया जाता है, और इस सरकार पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार पर जनता का नियंत्रण होता है। नहीं,
तो इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार को मनमानी करने की उतनी छूट नहीं होती है जितनी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती है। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सरकार है वह प्रतिनिधि ने ही बनाया, नहीं। इसको आगे भी कई उदाहरणों के साथ हम लोग समझेंगे। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में जब केंद्र सरकार की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे देश से मतदान के माध्यम से सांसद को चुन के भेजते हैं। तो हमारे पूरे देश से 543 सांसद चुने जाते हैं और उन 543 सांसदों में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वही दल क्या करता है, केंद्र में सरकार बनाती है। तो केंद्र में जो सरकार बनती है वह सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भले सांसद को हम लोगों ने मतदान के जरिए चुना है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में जो सरकार का निर्माण हुआ वह हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है। किसके प्रति जवाबदेह है? वह संसद के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल हमारे देश में नहीं है, यह कई देशों में है। अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, ब्रिटेन में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, हमारे देश में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे कई पड़ोसी देश भी ऐसे हैं जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी एक रूपता नहीं होती। सभी जगह शासन का संचालन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी एक समान नहीं होता है। कैसे होता है शासन? आइए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में दो रूपों में देखने को मिलता है। अब कौन कौन से रूप है वह देखते हैं इसको। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दुनिया में मोटे तौर पर दो रूपों में देखा जा सकता है। नहीं, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यानी इसको आप अध्यक्षीय लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र, ये दोनों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही रूप है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। अब अंतर क्या है? तो जिस देश में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र है, वहां जो राज्य का प्रधान है, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको क्या कहेंगे, राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान। ठीक है, राज्य का अर्थ, राज्य शब्द का प्रयोग यहां मैं देश के अर्थ में कर रहा हूं। राज्य का मतलब देश। तो जो देश का प्रधान है वह व्यक्ति और साथ साथ सरकार का प्रधान नहीं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों ही पद पर एक ही व्यक्ति काम करता है, जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो जिस देश में भी राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति है, उस देश के शासन व्यवस्था को कहा जाता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। और वर्तमान में जो यूएसए है, नहीं, यूनियन ऑफ साउथ
अमेरिका, उसमें यही अध्यक्षीय लोकतंत्र है। ठीक है। इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका महादेश में अधिकतर देशों में ये अध्यक्षीय लोकतंत्र ही है। हमारे देश में अध्यक्षीय लोकतंत्र नहीं है। तो हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है, आइए इसको भी समझते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय लोकतंत्र जिसको कह सकते हैं, संसदीय लोकतंत्र। और भारत में संसदीय लोकतंत्र होने का कारण है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन काल था। अंग्रेजों ने अधिकतर समय तक हमारे देश पर शासन किया। ठीक है। और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है नहीं, इसलिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के लोगों ने भी क्या किया, संसदीय प्रणाली को ही अपनाया। तो संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रधान सरकार का नहीं, यानी राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का प्रधान, या जिसको संवैधानिक प्रधान भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। इस पद के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और जो सरकार का प्रधान है, सरकार का प्रधान नहीं, इसके लिए हमारी संसद क्या करती है, प्रधानमंत्री को चुनती है, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। तो हमारे देश में संवैधानिक प्रधान अलग होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, और जो सरकार का प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राज्य का प्रधान है वही सरकार का भी प्रधान है। ठीक है। इसलिए आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं वह संसदीय लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति है उनके पास नहीं होती। ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में व्यवहारिक रूप से जो सबसे ज्यादा पावरफुल पद है वह होता है प्रधानमंत्री का पद। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री के सलाह से ही कर सकता है, मंत्रिमंडल के सलाह से ही कर सकता है। ठीक है। तो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। और जहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ऐसे संसदीय लोकतंत्र को कहा जाता है गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश। तो हमारे यहाँ चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है। ठीक है। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में भी राज्य का प्रधान होता है जिसको क्राउन कहा जाता है, ये राजा बोलते हैं। लेकिन इस राजा का निर्वाचन नहीं होता, यह वंशानुगत होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि इससे पहले एलिजाबेथ द्वितीय जो इंग्लैंड की महारानी थी, वह जब मर गई तो उनके सबसे बड़े बेटे को क्या किया गया, इंग्लैंड का राजा बनाया गया। तो वहां जो संविधान का प्रमुख है वह जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, नहीं। तो इसलिए हमारे देश के संसदीय व्यवस्था से वहां की संसदीय व्यवस्था अलग है। ठीक है। और वहां भी सरकार का प्रधान होता है
जिसको प्रधानमंत्री ही कहा जाता है। तो राजा देश में शासन करने के लिए इंग्लैंड में भी क्या करता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सलाह से ही काम करता है। नहीं, तो यहाँ तक समझ लेने के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अंतरों को देखते हैं, खास करके प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र में जो सरकार होती है, यानी डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, कहीं भी लोकतंत्र की जब बात होती है तो जो सरकार होती है, चाहे वह सरकार जनता के द्वारा निर्मित हो या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित हो, उस सरकार के तीन ही अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, आइए देखिए। लोकतंत्र में, ठीक है, जो सरकार है उसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? गवर्नमेंट का मतलब सरकार, कहीं इसका जो सबसे पहला अंग होता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। इसी को हिंदी में व्यवस्थापिका कह सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र की भाषा में व्यवस्थापिका कहते हैं, लेकिन संविधान में इसके लिए विधायिका शब्द का प्रयोग किया गया है। विधायिका, और विधायिका का काम क्या है? इसका जो कार्य है वह है कानून बनाना। कानून बनाना, ये इसका काम। ठीक है, लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। तो ये क्या करती है? जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप कानून का निर्माण करती है। और लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उस सरकार में व्यवस्थापिका ही क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, व्यवस्थापिका में जिसका बहुमत होता है वही आमतौर पर क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है। बहुमत प्राप्त करके और शासन का संचालन करती है। तो लोकतंत्र में सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, तो उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और एग्जीक्यूटिव को हम लोग कार्यपालिका कह सकते हैं। कार्यपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका के यदि मैं कार्य की बात करूं तो इसका कार्य क्या है? व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया है उसको लागू करना। कानून को लागू करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, लोकतंत्र में जो सरकार है उस सरकार में एक तीसरा भी अंग होता है। नहीं, जो अंग यह देखने का काम करती है कि कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया उसके अनुसार देश में शासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका ने जिस कानून का निर्माण किया, कार्यपालिका ने उस कानून को लागू कर दिया, और उस लागू किए गए कानूनों को नागरिक यदि तोड़ता है, तो लोकतंत्र में जो सरकार का तीसरा अंग है जिसको जुडिशरी कहा जाता है, ठीक है, वह क्या करती है? जनता के साथ न्याय करती है। तो जुडिशरी को हम लोग न्यायपालिका कह सकते हैं। न्यायपालिका, नहीं, तो न्यायपालिका का
जो कार्य है, यह कार्य क्या है? कानून के अनुसार न्याय करना। कानून के अनुसार जनता के साथ न्याय करना। ठीक है। तो सरकार के 3 अंग है लोकतंत्र में, और तीनों अंग का क्या कार्य है इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है। लोकतंत्र में चाहे लोकतंत्र का रूप कुछ भी हो, इन सभी में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी देश में, चाहे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, सभी सरकार में सरकार के 3 ही अंग होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले किया था। लोकतंत्र में यदि शासन व्यवस्था अलग अलग है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 ही अंग होते हैं। नहीं, जिन तीनों अंगों को हम लोगों ने क्या किया, यहां देखा। नहीं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। लेकिन इन तीनों अंगों के पास जो आप शक्तियां होती है, नहीं, लोकतांत्रिक देशों में इनमें समन्वय होता है। लेकिन कई देशों में ऐसा देखा गया है कि इन्हीं अंगों में किसी अंग के पास सबसे ज्यादा शक्ति दे दी गई। जैसे यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में न्यायपालिका के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संस्था काम करती है केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, न्यायपालिका के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, इसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं। अमेरिका में सबसे ज्यादा, सरकार के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा किसी के पास शक्ति है तो वह किसके पास है? न्यायपालिका के पास। और अमेरिका में अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यवस्थापिका ने जिस कानून का निर्माण किया, नहीं, व्यवस्थापिका ने देश की जनता के मांग के अनुरूप जिस कानून का निर्माण किया, व्यवस्थापिका सभा ने उस कानून का निर्माण कर दिया। व्यवस्थापिका ने जिस कानून का निर्माण कर दिया, कानून के बन जाने के बाद अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह क्या करती है? कानूनों का अवलोकन करती है मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से। और वहां जो व्यवस्थापिका है, यदि उसने कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह क्या करता है? उस कानून को रद्द कर देता है। ठीक है। तो अमेरिका में जो व्यवस्थापिका सभा है, नहीं, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी नया कानून बनेगा उससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। तो अमेरिका में सारी शक्ति, सरकार की सबसे ज्यादा शक्ति यदि किसी के पास केंद्रित है
तो वह न्यायपालिका है। इसलिए अमेरिका में जब भी संविधान संशोधन की बात होती है तो वह काफी मुश्किल दौर से उसको गुजरना पड़ता है। नहीं, अमेरिका के पास लिखित संविधान दुनिया में सबसे पुराना है, लेकिन एक आश्चर्य भी है कि संशोधन दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के संविधान का सबसे कम हुआ है, तो वह अमेरिका की संविधान है। तो ये अमेरिका के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसी की तुलना में यदि हम खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक सरकार है, उस लोकतांत्रिक सरकार में सबसे ज्यादा शक्ति सरकार के यदि किसी अंग के पास है तो वह अंग है लेजिस्लेचर, यानी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया उसको कोई नहीं काट सकता। नहीं, मैं किस देश की बात कर रहा हूं? यूके की, यूनाइटेड किंगडम जिसको कह सकते हैं, यूके, या इसी को ब्रिटेन कह लीजिए। ब्रिटेन, ब्रिटेन में लेजिस्लेचर के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। लेजिस्लेचर को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। नहीं, व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, लेकिन व्यवस्थापिका के पास ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और एक बार व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया उसको कोई नहीं काट सकता। संविधान में कभी भी संशोधन यह कर सकती नहीं। आमतौर पर कानून बनाने का काम लोकतंत्र में क्या करती है? लेजिस्लेचर करती है, व्यवस्थापिका करती है। ठीक है, तो इस रूप में यदि हम देखें तो ब्रिटेन में ऐसा लगता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें कभी भी किसी भी कानून को वहाँ की जो व्यवस्थापिका सभा है वह रद्द कर सकती है, नया कानून बना सकती है, यानी संविधान में संशोधन कर सकती है। तो व्यवस्थापिका के कार्य को देखकर लग रहा है क्या कि ब्रिटेन का जो संविधान है बहुत लचीला संविधान है, ऐसा संविधान है जिसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और इतना लचीला संविधान होने के कारण ही ब्रिटेन जानते हैं आज तक लिखित संविधान तैयार नहीं किया। इसलिए यदि विश्व में किसी देश में लिखित संविधान नहीं है तो वह कौन देश है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन अपना, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वहां लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, लेकिन उन्होंने चीजों को बाइंडिंग करके नहीं रखा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर के पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, तुरंत संविधान में संशोधन कर देंगे। तो तुरंत चीजों को बनाना, फिर उसको नष्ट करना, फिर बनाना, फिर नष्ट करना, इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, ब्रिटेन वालों ने अपना लिखित संविधान तैयार नहीं किया। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे यूएसए की, और यूएसए में हमने देखा सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है? जुडिशरी के पास होती है। और जुडिशरी क्या करती है? मौलिक अधिकार के अनुसार संविधान में जो संशोधन हुआ है उसको देखती है। यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधान संशोधन को भी वह रद्द कर देती है। इसलिए तो अमेरिका में जो संविधान है उसमें बहुत ही कम संशोधन हुए। तो दो देशों को हमने देखा। नहीं, एक हमने देखा किसको? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नहीं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जिसको आप बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत अमेरिका को हमने देखा। और अमेरिका में सरकार की सारी शक्ति किसके पास केंद्रित होती है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका यहाँ सबसे पावरफुल संस्था, ठीक है, सबसे पावरफुल संस्था कौन है? न्यायपालिका। नहीं, कहाँ? यूएसए में।
यूनियन ऑफ साउथ अमेरिका में सबसे शक्तिशाली संस्था न्यायपालिका। लेकिन ब्रिटेन की यदि हम बात करें, ठीक है, यूके नहीं, तो ब्रिटेन में जो सबसे शक्तिशाली संस्था है सरकार की, वह कौन है? संसद है। संसद यानी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका ये क्या है? सबसे शक्तिशाली संस्था है सरकार की ब्रिटेन में। इन दोनों देशों के सरकार को देखने के बाद, शक्ति के दृष्टिकोण से भी देखने के बाद, आइए अब हम लोग अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश में सरकार का कौन अंग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। ठीक है, तो हमारे देश में भी सरकार है और यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे सरकार नहीं, व्यवस्थापिका। हमारे यहाँ भी व्यवस्थापिका है जिसको विधायिका कहा जाता है, और इसका तो काम ही है कानून बनाना। हमारे यहाँ जो विधायिका है उसके 3 अंग है। एक है लोकसभा, ठीक है, दूसरी है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। नहीं, उसके बाद ये हो गया कार्यपालिका, ठीक है, और ये हो गया न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के लिए हमारे देश में केंद्र स्तर पर यदि हम बात करें, नहीं, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यह दिल्ली में, ठीक है। हमारे देश में यदि सरकार के शक्ति की बात करें तो हमारे देश में ना ही व्यवस्थापिका को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और ना ही न्यायपालिका को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश में संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में व्यवस्थापिका कानून बना के क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ठीक है, और कार्यपालिका पर कानून के माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है? नियंत्रण करती है। नहीं, तो किसी भी अंग के पास हमारे देश में सबसे ज्यादा शक्ति नहीं है। कभी कभी जब कार्यपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो न्यायपालिका क्या करती है? उस पर नियंत्रण कर लेती है। और जब भी कभी ऐसा होता है कि न्यायपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तो वैसे समय में व्यवस्थापिका कानून बनाकर क्या करती है? संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका को कंट्रोल कर लेती है।
तो हमारे देश का जो संविधान है ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लचीला हो और जब चाहे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारे देश का जो संविधान है उसमें जरूरत के अनुसार संशोधन होता है और संविधान में जब भी संशोधन होता है तो अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके समान ही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कानूनों को मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से देखती है और कहीं यदि मौलिक अधिकार का हनन पाया जाता है तो वैसी स्थिति में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका रद्द कर देती है। लेकिन सभी मामलों में न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति हमारे देश में प्राप्त नहीं है। ठीक है। कार्यपालिका की यदि बात करें तो कार्यपालिका में भी अंतर है। अमेरिका में और हमारे देश में जो कार्यपालिका है उसमें अंतर है। हमारे देश में दो प्रकार की कार्यपालिका काम करती है, एक है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, और एक है अस्थाई अस्थाई कार्यपालिका, या इसी को राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है। अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी आते हैं जिसका चयन संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी द्वारा किया जाता है। तो ये अस्थाई अंग के अंतर्गत आते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका की हम लोग बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत वो लोग आते हैं, नहीं, राजनीतिक कार्यपालिका में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वह है राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन इस राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो लोकसभा द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के सलाह से काम करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है, इसी के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है। नहीं तो हमारे देश में राजनीतिक कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत यदि हम लोग मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा में जिस दल को के पास पर्याप्त बहुमत है वही दल क्या करती है? सरकार बनाती है, मंत्री परिषद का निर्माण करती है। और मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होते हैं उनके मंत्री बनने की कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? तो उनको मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, मंत्री परिषद का जब निर्माण हुआ तो उनको भी स्थान दिया गया जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना होता है? 6 महीने के अंदर ही, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। ये भारत में है। ठीक है। लेकिन
यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो मंत्रालय होता है, जो राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करता है, वहां भी संसद में खास करके व्यवस्थापिका सभा में जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनमें जिनका बहुमत होता है उसी की सरकार होती है। लेकिन सरकार में जिस मंत्री मंडल का गठन होता है, उस मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, उनके लिए सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो भारत में जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, और लोकसभा में हमेशा मंत्रिमंडल जिस दल का भी हो, उसका बहुमत होता है। इसलिए हमारे देश में कार्यपालिका मंत्रिमंडल के सलाह से आसानी से कानून बना लेती है, क्योंकि सदन में इसका बहुमत होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। नहीं, अमेरिका में तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जिस दल की सरकार होती है, सदन में उसका पर्याप्त बहुमत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाना वहाँ मुश्किल हो जाता है। और कानून बन भी जाता है तो जानते हैं हम लोग कि अमेरिका में न्यायपालिका के पास शक्ति है। वह मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से कानून का अवलोकन करती है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन पाया जाता है तो वहां की न्यायपालिका क्या करती है, कानून को रद्द कर देती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र के साथ साथ भारत में जो प्रांत की सरकार है, राज्य की सरकार है, ठीक इसी प्रकार से कार्य करती है। नहीं, भारत में दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। तो जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो मंत्रिमंडल होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वह राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, तो गवर्नमेंट को समझने के बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। लोकतांत्रिक देशों में जो देश होता है, देश का अर्थ क्या है? यहाँ स्टेट शब्द का प्रयोग मैंने देश के अर्थ में किया है। देश, और देश किसको कहेंगे? लोकतांत्रिक सरकार में देश आखिर क्या है? तो जिसके पास एक जनसंख्या होती है, अपनी जनसंख्या। ठीक है, भूमि होती है, निश्चित भूमि, साथ साथ जनता द्वारा निर्वाचित सरकार हो। उसके बाद सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता यानी संप्रभुता का अर्थ है किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो। और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मान्यता। अंतरराष्ट्रीय मान्यता। नहीं, किसी भी नए देश का निर्माण हुआ और उस देश के पास ये पांचों चीजें हैं तो वह देश है, यानी राज्य है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। ठीक है, 1971 में नहीं, भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बांग्लादेश के पास अपनी जनसंख्या थी, अपनी भूमि थी
वहाँ सरकार का भी निर्माण हुआ था, संप्रभुता भी थी। लेकिन उस समय जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो अमेरिका इसको नहीं मान रहा था। बहुत सारे ऐसे देश थे अमेरिका के नेतृत्व में जो बांग्लादेश को देश मानने के लिए तैयार नहीं था। तो 4 चीजें थी, बांग्लादेश के पास क्या नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं था, जिसके कारण उस समय इसको देश का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि बांग्लादेश भी एक देश है। और वर्तमान में भी हम लोग जानते हैं कि रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर आक्रमण किया और यूक्रेन के कई क्षेत्रों को यूक्रेन से अलग करके यह घोषणा कर दिया है कि स्वतंत्र है। 2 या 3 क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों के पास जिसको रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया है, उनके पास ये चारों चीजें हैं। जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, संप्रभुता भी है। लेकिन उसको पूरी दुनिया मान्यता नहीं दे रही है, इसलिए अभी वह देश के रूप में नहीं है। नहीं, तो आज हम लोगों ने लोकतंत्र को, यानी लोकतंत्र में जो सरकार काम करती है, उसको विस्तार से समझा है। लोकतंत्र में ये हमने सरकार को समझा, और लोकतंत्र में जो सरकार है, खास करके भारत में जो सरकार है, उसको हम लोग संसदीय सरकार क्यों कहते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। नहीं, लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता है? लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अभी अपने ऊपर शासन करने के लिए जनता कभी, जहाँ की जनसंख्या कम है वहां स्वयं कानून बना लेती और प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ की जनसंख्या अधिक है, तो जनता क्या करती है, प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि, जनता प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है। और यही प्रतिनिधि क्या करता है, सदन में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती है। नहीं, सरकार बनाती है यानी मंत्रिमंडल का गठन करती है। मंत्रिमंडल, ठीक है। और इस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। और इसी प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति देश में शासन करता है। नहीं, तो हमारे यहाँ शासन कौन करता है, मंत्रिमंडल। इसका निर्माण किससे हुआ, संसद से हुआ, इसलिए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोगों को समझनी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको पूरा देखने के बाद कमेंट करें, बताएं। नहीं, इस वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा उसके बारे में भी जरूर बताएंगे, ठीक है। और ये कई एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं, इसके साथ साथ एक बात और जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्सेस की 92 चैनल जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ सीटेट का क्लास आरंभ होने ही वाला है। वर्तमान में दक्षता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ लाइव क्लास की व्यवस्था है।
प्रधान शिक्षक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ लाइव क्लास दिया जाता है पूरे पीडीएफ मटेरियल के साथ, रिकॉर्डेड क्लास के साथ। नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी तैयारी हमारी टीम कराती है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम फी में। तो यदि आप लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें, सारी जानकारियां प्राप्त करें और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आपने इतना समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।